हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या हाल है? तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन आखिर होता क्या है। इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फिर बोर्ड में जैसे क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी देख लेंगे कि किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इसके मतलब के ऊपर कि आखिर ये है क्या। तो बच्चों, ये ऐसी टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक सिंगल कंपाउंड होता है और वो सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। बच्चों, डेफिनेशन को ना एकदम अच्छे से फील करा करो, है ना। डेफिनेशन में हमको दो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक सिंगल कंपाउंड है, उसे ब्रेक डाउन करा इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, यानी कि आपको रिएक्टेंट साइड पे एक चीज लेनी है और प्रोडक्ट साइड पर दो या दो से ज्यादा चीजें लेनी है। इतनी बात समझ आई। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये दी गई है कि जब इन्हें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तभी ऐसी रिएक्शन होगी। यानी कि अगर मेरे को बताओ ये एनर्जी की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या ये एक्सोथर्मिक हुआ या एंडोथर्मिक हुआ? बिल्कुल एंडोथर्मिक हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात भी? क्या आपने इतनी दो बातें फील करी है? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं और अगर आपने फील करी होंगी तो आपको आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? बताओ पॉज करके। कर लिया? चलो मैं आंसर बताता हूँ, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर आपको देखना है कि एक चीज़ हो, प्रोडक्ट साइड पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ हो सकती है। अगर एग्जाम में आपको ऊपर एनर्जी लिखाना हुआ नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, ये वाला पहला वाला चीज़ आपको देखना है, ठीक है। दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन का कुछ और काम है। आप डेफिनेशन को देखो, उसमें दिया गया है कि हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी में ये होगा। तो अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट एनर्जी की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे बोलते हैं हम फोटोलिसिस। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर? चलो, हमने डेफिनेशन वाला पार्ट पूरा फील कर लिया है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ जो आपकी बुक में परफॉर्म की गई हैं। पहली एक्टिविटी में हमने थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट कराया है। थर्मल डीकम्पोजिशन यानी कि हीट एनर्जी की प्रेजेंस में करवाया है। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो बनेगा Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट जिसे हम FeSO4 कह रहे हैं अभी, उसका कलर होता है ग्रीन। घबराना मत कि एनसीईआरटी से बाहर तो आएगा ही नहीं। नहीं भाई, ये लैब मैनुअल वाला है और ये भी आता है लैब मैनुअल। अपने टीचर से पूछना आता है कि नहीं, है ना। तो अब अपना जो Fe2O3 बना है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, थोड़ा लाल और भूरा जैसा दिखता है। जंग देखी ना आपने, रस्ट, उसके कलर करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों मिला के एक गंदी सी स्मेल बनाते हैं, पंजेंट सी स्मेल बनाते हैं और शायद वो रॉटन एग्स की जैसी भी लगे। एग्ज़ाम में कैसे भी आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलती हैं। एक और ऑब्जर्वेशन हमें ये देखने को मिलेगी कि उसमें वाटर वेपर्स भी इवेपोरेट हो रहे हैं। भैया ये वाटर वेपर कहाँ से आ गया अब? तो एक्चुअल फार्मूला जो होता है फेरस सल्फेट का वो होता है FeSO4 डॉट 7H2O। भाई ये डॉट क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है यार? अब छोड़ो, वो आपके सॉल्ट वाले में। बस इतना समझ लो कि ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है उसमें, है ना। एक मॉलिक्यूल जो FeSO4 का है वो 7 मॉलिक्यूल H2O के पकड़ा हुआ है। ये उसे गीला नहीं बनाता है। वो जो H2O प्रेजेंट है उसमें वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। जब आप उसे एनर्जी दिए, हीट एनर्जी दिए आप जब उसे, तो उनने ना काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। हीट एनर्जी देने से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली उनने, और उससे क्या हुआ? उनमें रैंडमनेस बढ़ गई, वो इधर उधर भागने लगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। एज अ रिजल्ट क्या होता है? वो दूर दूर भागने लगते हैं एक दूसरे से। और आप सबको पता है अगर कोई लिक्विड वाली चीज़ है उसे अगर रैंडमनेस मिल जाए, यानी कि उसके मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लग जाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और गैस में कन्वर्ट हुई यानी कि वाटर जो था वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में निकला। और यही ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली। आया अच्छे से फील? तो एक वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3 सारी एक ही चीज़ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले में बताया था मैंने।
ठीक है। जब आप इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, जब आप इसे हीट प्रोवाइड करोगे, तब बनेगा क्विक लाइम CaO या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस साथ में एक गैस इवॉल्व होगी जो कि CO2 होगी इन द गैस फॉर्म। मैंने आपको लाइम साइकिल बताई थी ना, जब इसी आप क्विक लाइम को फिर से पानी में डिज़ोल्व करोगे तो बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, और उससे जब आप CO2 में पास कराओगे तो वापस से ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। लो भाई, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और इसे आप फिर से थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे। ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके नीचे या ऊपर साइड दे रखा है पैराग्राफ एक, उसे पढ़ लेना। इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। कभी कभार एक्सप्लेन करने की भी हो जाता है कि ये रिएक्शन हुई तो बताओ क्या हुआ, आपने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, तो वो सारी उसमें समझा रखी है, और मैंने भी समझाई थी एक तरह से। तो बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हमने करा है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। बच्चों, लीड नाइट्रेट का कलर बताओ। नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। वाइट कलर का होता है और इसका फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। बच्चों, ये फॉर्मूला बड़ा ही रटने में अजीब सा लगता है। चलो इसे विजुअलाइज करके बताता हूँ मैं कि एक PbNO3 के इस मॉलिक्यूल में, होल ट्वाइस लगाना भूल गया मैं, इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक Pb रहता है। Pb क्या होता है? लीड। ठीक है, कुछ लोग इसे फॉस्फोरस समझने लगते हैं, नहीं, उसका होता है P बस। इसका है Pb, यानी कि लीड है, मेटल है। ठीक है, तो ये पकड़ा हुआ है 2 NO3 के मॉलिक्यूल को। देखो, होल ट्वाइस लगा है यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स को पकड़ा है। ये एक एटम था और ये 2 मॉलिक्यूल्स को पकड़ा है। ठीक है, NO3 के 2 मॉलिक्यूल्स, और वो अपने आप में अलग बॉन्ड बना रखे हैं। एक NO3 का मॉलिक्यूल और एक और NO3 का मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला ऐसा लगा, लेकिन वो समझने में दिक्कत आ रही थी तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका देख लो क्या बनता है। लीड ऑक्साइड PbO, इसका कलर होता है, इसका एक्चुअली कोई फिक्स्ड कलर नहीं होता है। कभी येलो होता है, कभी ग्रेश होता है, कभी ब्राउनिश होता है, मतलब एक कलर इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, प्लस निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ब्राउन कलर की दिखती है, इवॉल्व होती हुई दिखती है ब्राउन कलर की। कभी भी क्वेश्चन में बोल दे कि कोई एक गैस इवॉल्व हुई जो कि ब्राउन कलर की थी, तो आप क्या लिखोगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस निकलता है ऑक्सीजन। बच्चों, इस इक्वेशन को बैलेंसिंग के साथ याद कर लेना। सिर्फ इस इक्वेशन को नहीं, बुक में जितनी भी ब्लू कलर की इक्वेशंस दे रखी हैं सबको बैलेंसिंग के साथ याद कर लो। इस पर्टिकुलर इक्वेशन का मैं बता देता हूँ, 2 2 4 1, सीधा 2 2 4 1 लर्न हो गई इक्वेशन। 2 2 4 1 खत्म, बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। हो इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों, इस एग्जाम्पल या इस एक्टिविटी को मत छोड़ना। एक्टिविटी की स्टेप्स लर्न कर लेना, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, सब कुछ याद कर लेना। वाई? बिकॉज ये आपका इकलौता इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल है आपकी बुक में, पूरी बुक में, इसलिए ये तो पूछते ही पूछते हैं अगर इलेक्ट्रोलिसिस का पूछा तो। ठीक है, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले फोटोलिसिस देख लेते हैं। फोटोलिसिस में आपके 2 एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड वाला, यानी कि AgCl वाला। Ag सिल्वर का सिंबल है। अगर इस कंपाउंड को आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो, यानी कि अगर इसे आप लाइट एनर्जी देते हो, फोटोलिसिस करवाते हो, तो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलती है कि ये ग्रे टर्न हो गया। पहले वाइट था, अब थोड़ा ग्रे हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रे होता है सिल्वर का कलर, और जो क्लोरीन गैस थी वो उड़ गई। AgCl का फोटोलिसिस हुआ और वो Ag अलग हो गया, Cl2 गैस अलग हो गई, Cl2 गैस उड़ गई और Ag बचा जो कि ग्रीन कलर था। ठीक है, AgBr वाला देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड वाला। अगर इसे आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो फिर से वही होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमाइन गैस अलग निकल जाएगी। इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, एक जैसा ये है ना। तो आपको क्वेश्चन में बोल दे कि ऐसी रिएक्शन बताओ जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आती है, तो आप ये वाली लिख देना। AgBr यानी कि अमोनियम ब्रोमाइड, सनलाइट में रखो तो बन जाता है वो सिल्वर, और वापस से ग्रे टर्न हो जाता है और ब्रोमीन निकल जाता है। बैलेंसिंग आप कर ही लोगे, ये वाली तो ईजी है, 1 सेकेंड में हो जाएगी खटाक से। ठीक है, आई होप ये हो गया। नहीं बचा है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला बचा है, मैंने छोड़ दिया था, सॉरी। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपको जो प्रोसीजर दे रखा है एक्टिविटी का, वही करना है। अरे भाई, वही प्रोसीजर, मग्गे में छेद करो, पानी भरो, उसको टेस्ट ट्यूब में इन्वर्ट करो, रबर कॉर्क लगाओ, ब्ला 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 सो ऑन। ये आपको खुद से पढ़ना है भाई, प्रोसीजर तो खुद से पढ़ लो, है ना। तो मेन क्वेश्चन जहाँ से आता है मैं वहाँ से बताता हूँ आपको। बस इतना पूछते हैं कि एनोड कैथोड कौन सी चूज़ करोगे, एनोड पर कौन सी गैस आएगी, इवॉल्व होगी, कैथोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी। ठीक है,
एक और लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें से कि किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, किसकी वॉल्यूम कम होगी। अरे भाई कौन सी वॉल्यूम की बात कर रहे हो? चलो मैं आपको बताता हूँ। जो H2O था उसे इलेक्ट्रिक करंट में पास करा, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी दी, तो वो बना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको बताना है कि हाइड्रोजन एनोड पर आएगी कैथोड पर आएगी, किस पे आएगी? ऑक्सीजन एनोड पर आएगी या कैथोड पर आएगी, किस पर आएगी? ठीक है, तो वो पूछते हैं आपको, और किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी ये पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि बैटरी का आपने टर्मिनल कौन सा रखा है। अगर बैटरी आपको बनानी पड़ेगी, ऑफ कोर्स डायग्राम में दे रखा है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे आपको ले जाना है, और वो टेस्ट ट्यूब जो इन्वर्टेड करके रखा है आपने, वहाँ पर आपको एक मेटल रॉड पर चिपका देना है। ठीक है, अब आप उसको क्या नाम दोगे, एनोड या कैथोड? उसका नाम होगा एनोड। और जो आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ले जाओगे उसका नाम होगा कैथोड। ठीक है भाई, इतना समझ आया? अब देखो यहाँ से कन्फ्यूजन चालू होता है बच्चों का। सबसे पहली बात, एनोड इज़ पॉजिटिव, कैथोड इज़ नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मैं बताता हूँ आपको, एनोड पर एनायन चिपकेगा, कैथोड पर कैटायन। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर। आपने एक चीज़ पढ़ी है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत बढ़िया, यहाँ पर लग ही रही है। कैटायन जो था, ध्यान से सुनना, कैटायन जो था पॉजिटिव होता है, वो चिपकेगा कैथोड पर जो कि नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज वाला आयन नेगेटिव चार्ज वाली कैथोड पर चिपका, और जो नेगेटिव चार्ज वाले एनायन हैं वो चिपकेंगे पॉजिटिव एनोड से। यहाँ पर ध्यान से सुनना, रिवाइंड करके फिर से सुनना ये चीज़, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो अब मेरे को बताओ, हाइड्रोजन कहाँ आके चिपकेगी और ऑक्सीजन कहाँ आके चिपकेगी? तो देखो, हाइड्रोजन जो था वो H+ ऐसे हुआ है, वो मतलब कैटायन है एक तरह से, है ना? तो वो हाइड्रोजन मेरे ख्याल से तो चिपकना चाहिए, कहाँ चिपकना चाहिए आप बताओ? मेरे हिसाब से तो कैथोड पर। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो माइनस वाले आयन बनाती है, एनायन बनाती है, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव एनोड से चिपकेगी। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो हाइड्रोजन तो ज़रा सा भी एनोड पर नहीं आएगा। इधर देख लो, पहले मैंने बोला कि हाइड्रोजन तो ज़रा सा भी एनोड पर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो कैटायन बनाता है वो पॉजिटिव होता है, और एनोड पर कैसे चिपकेगा भाई? पॉजिटिव तो रिपेल करने लग जाएंगे ना, लाइक चार्जेस रिपेल, और वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है। ऑक्सीजन के जो एनायंस होते हैं वो कैथोड पर कैसे चिपकेंगे? दोनों नेगेटिव है, तो एक दूसरे से रिपेल करने लगेंगे वो। हाँ, अगर अनलाइक हैं तो वो अट्रैक्ट करने वाले हैं। जैसे कि पॉजिटिव एनोड पर नेगेटिव एनायन चिपका, और वैसे ही नेगेटिव कैथोड पर पॉजिटिव कैटायन चिपका। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चा पहली बार में कुछ समझ नहीं आता है, इसको 5-6 बार वापस से रिवाइंड करके देखोगे तब ये कंसेप्ट समझ आएगा। एक बार में कोई को समझ नहीं आता है भाई, किसी भी टॉपर को उठा के ले आओ, किसी को समझ नहीं आएगा एक बार में। तो प्रैक्टिस बच्चों, प्रैक्टिस। एक टॉपर और एक वीक स्टूडेंट में बस इतना ही अंतर है कि वो उसे बार बार पढ़ता है, उसे बार बार रिवाइज करता है, तब जाके उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। वीक स्टूडेंट ऐसा कुछ होता नहीं है, बस वो पढ़ता नहीं है इसलिए वीक स्टूडेंट हो जाता है वो। जितनी बार पढ़ोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ही माइंड खुलेगा। इसलिए पढ़ो बच्चा, पढ़ो, बोर्ड एग्ज़ाम तक कम से कम पढ़ लो, लाइफ में फिर पछतावा नहीं होगा फिर। एनीवे, हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। विच गैस ऑन एनोड? इसका आंसर है, एनोड पर कौन सी गैस चिपकेगी? ऑक्सीजन। कैथोड पर कौन सी चिपकेगी? हाइड्रोजन। क्लियर इतना? अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, विच गैस हैज़ मोर वॉल्यूम? बच्चों मेरे को एक बात बताओ, एक H2O के मॉलिक्यूल में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? बच्चों इसके मॉलिक्यूल में आप देखोगे तो हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि जो हाइड्रोजन इवॉल्व होने वाली है वो इसकी डबल होगी। भाई 2 एटम थे ना हाइड्रोजन के, तो और ऑक्सीजन का बस 1 ही था, यानी कि ऑक्सीजन जितनी आएगी उसके इंटू 2 कर दो, उतनी हाइड्रोजन आएगी वॉल्यूम में, वॉल्यूम वाइज कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली है। कितनी ज़्यादा होने वाली है? ट्वाइस। ठीक है, और इसी के साथ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस तो ख़त्म होता है। और स्टूडेंट्स ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि आजकल वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी हूँ, अपने मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स हैं, है ना, समझा करो थोड़ा, मेरे को भी अपने एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उसके लिए मैं बिज़ी हूँ। लेकिन मैं अपना वादा पूरा करूँगा। आपको जो मैंने वादा किया था कि पूरी साइंस पढ़ाऊँगा आपको 10th क्लास के लिए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स दिलवाऊँगा, वो वादा मैं पूरा करूँगा। और उसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करूँगा बहुत जल्दी। तो पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।